Hello aspirants, welcome to the exams original platform and both online and offline classes. My name is Rituraj Singh और मैं आपको सिलेबस MPPSC मेंस जो है उसका पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो यूनिट 8 है, ये आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली ओरिजिनल सोर्स से उठाया है। MPPSC के जो MPPSC का नोटिफिकेशन आता है उसमें जो सिलेबस दिया होता है, तो उसमें यूनिट 8 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, ऋतुराज सिंह, और मैं NIT भोपाल मैनेट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और UPSC MPPSC वेरियस अदर एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। मैंने भी एक जर्नी जो आप लोग अब चालू करें हैं या फिर पार्ट में हैं वो मैंने किया है। UPSC में मैंने 5 मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू कॉल तो नहीं आया, और MPPSC में मैंने 4 मेंस लिखे हैं और एक इंटरव्यू दिया है, और फॉरेस्ट का भी एक इंटरव्यू दिया है। बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी मैं फाइनल तो नहीं क्वालिफाई कर पाया, पर मेरे रिटर्न में अच्छे खासे नंबर हुआ करते थे। और एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्ज़ाम होता है, हर 4-5 साल में एक आध बार आता है। 2016 में हुआ था लास्ट, तो उससे मैंने UPSC में इंटरव्यू दिया हुआ है। और भी यही सब एग्ज़ाम्स चलते रहे, और अभी मैं इसमें, और बाकी मेरी जर्नी में ये भी है कि मेंस की कॉपी वैल्यूएशन वगैरह में वेरियस इंस्टीट्यूट से मैंने दिल्ली में भी काम किया है। कंटेंट क्रिएशन और टीचिंग में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ एग्ज़ाम ओरिजिनल प्लेटफॉर्म में के थ्रू मैं आपको ये चैप्टर्स कवर करवाने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में जो हम एग्ज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं कहते हैं ना, UPSC MPPSC जितने PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनका सिलेबस क्या है? कई लोग बोलते हैं बियॉन्ड द सन भी जाता है तो ऐसा नहीं है। MPPSC के साथ बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रॉपरली एक सेट डिफाइंड सिलेबस देता है और उस सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी अपन सिलेबस देखेंगे, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर उसके बाद जब मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा तो आप खुद ही फील कर पाएंगे कि हाँ, अब हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और यहाँ मैं मेंस की क्लास ज़रूर ले रहा हूँ, पर सिर्फ ये मेंस की क्लास के लिए नहीं फ़ायदेमंद है। आप जब प्रीलिम्स देंगे तो बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको यहाँ से आएगी, उसके थ्रू आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स, मेंस, और जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी वो इंटरव्यू में भी काम आएगी। को आपके कोई भी क्वेश्चन फेंका जाए इंटरव्यू में भी, तो आप उसको प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक सिलेबस से रूबरू करवा दूं ताकि आप जान लें कि किस डोमेन में रहकर हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है। ओके, यूनिट 8 कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सुने हुए वर्ड्स हैं आपके, आपने सब स्कूल में पढ़ रखे हैं, बड़ी पेशेंटली इसको सुनिएगा। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीनिंग क्या है? बहुत बेसिक सी चीज़ है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस ये जानेंगे हम, जो सिलेबस डिफाइंड है उसमें। एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, तो ये चैप्टर किसके ऊपर है? एनर्जी के ऊपर है। इतना आप समझ गए देखकर, ये चैप्टर एनर्जी के ऊपर है। क्या होती है एनर्जी, क्या सारी चीज़ें अभी हम घुसेंगे। पहले सिलेबस में देखें एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यही फर्म है, क्या बोलते हैं, आपका AC चल रहा है, ये बोर्ड है, ये भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये लाइट जल रही है, ये एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इंटीग्रेट करे कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है, और एनर्जी मैनेजमेंट किस तरीके से करे, एक कॉन्टेक्स्ट, एक पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें। फिर एनर्जी मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल फंक्शंस, जैसे अभी ऑपरेशनल है ये ऑर्गेनाइजेशन, कब हो जाता है इन ऑपरेशनल? रात को जब सब बंद हो जाता है, आप लोग भी सो जाते हैं, घर चले जाते हैं, क्लासेस खत्म हो जाती है। जब ऑपरेशनल है तो उस समय एनर्जी का मैनेजमेंट कैसे करा जाए? एनर्जी परचेज, अब गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं से पावर जनरेशन होती है, फिर पावर परचेज करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, जो हमारे घर तक, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती है। तो एनर्जी परचेज के बारे में, कैसे खरीदते हैं एनर्जी, कौन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे NTPC के प्लांट्स है जो एनर्जी डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिलायंस अडानी ने भी खोल रखे हैं,
रिलायंस ने, अडानी ने, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो एनर्जी परचेज के बारे में देखेंगे, प्रोडक्शन कैसी हो रही है एनर्जी की, प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोल, राइट, और मेंटेनेंस। दिक्कतें आती रहती है, हर चीज मेंटेनेंस मांगता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद एनर्जी स्ट्रेटजीज। यही सब जो एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ एनर्जी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो उसी के बारे में क्या इश्यूज आते हैं एनर्जी स्ट्रेटजी बनाने में, क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारा हम देखेंगे, राइट। फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप सबका पढ़ा हुआ है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कोई कुछ भी ना पढ़ के जाए तो बहुत कुछ लिख सकता है, पर हम यहाँ पर टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि हमको मार्क्स मिले, हमारा सिलेक्शन हो, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आए और हम एग्जाम की इस प्रक्रिया में सफल होकर निकले। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है अभी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो, सब पता है आप लोगों को। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशनिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, एक्सेट्रा, और भी चीजें हैं, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, राइट, और भी चीजें हैं इसमें, टाइडल एनर्जी जो भी नहीं है, पर ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से आंसर कर सकें। अब हम जान चुके हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा डोमेन क्या है पढ़ने का, इससे बाहर नहीं जाना है। बियॉन्ड द सन या फिर अंडर द सन, जो भी इस धरती पे सब नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। ये जितना सिलेबस है यूनिट 8 में उतना पढ़ें, क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पता चलेगा कि किस टाइप से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, सिलेबस के अंदर से ही पूछ रहा है और कैसे हम उसको आंसर कर पाएंगे। फाइन, चलिए, ये मैंने थोड़ा सा ओरिजिनल आपको एक लुक देने के लिए, वैसे तो सबने देख रखा होगा आपने क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं, पर ये मैंने ओरिजिनल लुक देने के लिए ओरिजिनल पेपर्स जो होते हैं उससे कट कॉपी पेस्ट किया है। एमपीपीएससी का जो ओरिजिनल पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आते हैं, आपको पता ना, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर्स आते हैं, राइट। तो पेपर 3 जो होता है उसमें पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता है, 10 यूनिट्स हैं और हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट 8। तो जो इसमें सेकेंड जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर वाला, ओके, सेकेंड 5 नंबर वाला, तो वो देखिए 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ क्वेश्चन छाटे, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पेपर सेटर्स है उनके लिए भी। तो यहां पर 50 वर्ड्स या तो 5 to 6 लाइंस में आपको ये आंसर करना होता है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन न्यूक्लियर फिशन, व्हाई फिशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप जाने, थोड़ा सा उसकी निटी-ग्रिटीज जाने, ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर। दूसरा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल, जो सोलर पैनल्स आप लोगों ने छत में देखे होंगे, रूफ टॉप सोलर पैनल्स, रीवा में जो बन रहा है सोलर, गुड़ तहसील में, कभी वहाँ विजिट करें तो देखें बहुत लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, 750 मेगावाट का प्लांट है। तो जो सोलर पैनल्स लगते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट उस सोलर पैनल्स की होती है सोलर सेल, उसके बारे में फंक्शनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सीधे टॉपिक उठाया उन्होंने जो सिलेबस में दे रखा है और सीधा क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंशिएट करो। ये देखिए, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, डिफरेंसेस, ठीक है, सीधा यहां से उठा के पूछा है। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, ये तो मैंने जो कट कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाया 2020 का है, ठीक है, और 2021, 19, मतलब ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है, 18, 16, 15 तक के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, भरा पड़ा है ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं पास्ट ईयर। राइट इन ब्रीफ ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक, 2016 का पूछा हुआ है 6 मार्क्स में। पहले 6 मार्कर ये क्वेश्चंस होते थे, अभी 5 मार्कर कर दिए। न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडिया, एक बही खाता देना है, शॉर्ट नोट बनाना है 6 मार्क्स का कि न्यूक्लियर एनर्जी और इंडिया का क्या हिसाब किताब है। 3 मार्कर्स देखिए, कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन से पूछे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, 1 से 2 लाइन वाले लिखने वाले जो है। सोलर सेल 2015 में, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन, अभी जो आपने क्वेश्चन देखा था वो फिजन पे था, 2 बार रिपीट हुआ है, 2017, 19, मतलब 1 साल का गैप में उन लोग रिपीट कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को।
हालांकि ये 2019 वाला जो अभी फिर से मेंस हुआ था ना, अभी दोबारा से जो ये 2019 का मेंस, ये उसमें पूछा था क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल क्या होता है 2017-2019, तो बायोफ्यूल सेल 2021। जैसे फॉसिल फ्यूल है हम सब ने सुन रखा है, पर लिखने को आ जाए तो 2 लाइन उस पर लिखना, एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, वो कंटेंट हम यहां पर डेवलप करेंगे। ठीक है, कि सीधे आपने क्वेश्चन देखा और छाप दिया वहां पर। बायोफ्यूल सेल 2021 में अभी पूछा था। व्हाट इज बायोमास एनर्जी 6 मार्क्स 2015। व्हाट इज फेम इंडिया, फेम इंडिया एक स्कीम है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन, इन सबको प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं। भाई एनर्जी कंजर्व हो रही है इलेक्ट्रिक, उससे इलेक्ट्रिक बसेस और ये सब आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाटा नेक्सॉन, ये सारी चीज़ें तो फेम इंडिया के तहत। तो कुछ स्कीम्स भी कवर करेंगे, डायरेक्ट पूछ रहे हैं स्कीम्स भी, वो 6-7 स्कीम्स हैं डायरेक्ट पूछ रहे हैं। फिर सोलर एनर्जी एंड मध्य प्रदेश, इसका एक बही खाता। ठीक, एन्यूमरेट द वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एन्यूमरेट मतलब लिस्ट करना। डिस्क्राइब एनी 3 इन डिटेल, तो जो भी हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जो आपके उसमें नीचे भी सिलेबस में आपने देखा था, सोलर, विंड, टाइडल, ओशियन, तो कोई भी 3 जो अच्छे से आपको एकदम रटी हुई हैं वो यहाँ पर आपको छापना है। डिस्कस द करेंट सिनेरियो ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड गिव एन अकाउंट ऑफ देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ये भी डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक है। ये देखिए, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रेजेंट सिनेरियो एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, सीधा क्वेश्चन पूछा उसने। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सिलेबस के बाहर से नहीं है। सब कुछ नहीं पढ़ना है अंडर द सन, लिमिटेड पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और वही चीज के लिए हम यहां पर उपस्थित हैं। चलिए, अब मैं ये पूछ रहा हूं कि कभी मन में ख्याल आता है कि यार ये क्यों पढ़ना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एग्जाम निकालना है, पर यही क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अगर आप समझ लेंगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, सबसे पहले तो एग्जाम निकालना है तो पढ़ना ही है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो क्वेश्चन उसी से पूछेगा, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो पढ़े रहेंगे तो जवाब दे पाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू। ठीक, तो कंटेंट आपको आना चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, सिलेबस में जो चीजें डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि कल की डेट में आप अगर ये सब जान के एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम बनेंगे, आपको एक सब डिवीजन दिया जाएगा संभालने के लिए, है ना। तो उसमें जो भी क्राइसिस आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी इश्यूज आएंगे, वो सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसी को, जो ये सब चीजें सॉल्व करके एक प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करते हैं उसी को बोलते हैं गवर्नेंस। ये पब्लिक, इसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन एक लेमैन पार्लेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। और गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, जिसमें जनता खुश हो। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने देखी होगी, एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, किसी एक एरिया में बिजली की बड़ी समस्या है। अब ये तो हम कैपिटल में भोपाल, वरना मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स और कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर शहर में प्रॉपर बिजली नहीं पहुँच रही है। बिजली का जाना एक बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ है, और गाँव का तो आप छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं हम लोग और बहुत सारी, लेकिन कट आउट बीच बीच में आते जाना, ट्रांसमिशन, एनर्जी लॉसेज, ये सारी चीज़ें अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आपको इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे, क्या बोलते हैं, इन चैलेंजेस को थ्रू करा जाए और इनको सोल्यूशन दिया जाए। तो जैसे ये देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपने वही चीज़ देखी, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इन एरिया। तो आप, जैसे ये होता है ना इन्वेस्टर्स समिट वगैरह, उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं और इंडस्ट्रीज लाओ हमारे स्टेट में। वैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर होके ये देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे सोलर पावर, सोलर प्लांट्स का वो करना, मतलब प्रमोशन करना, सोलर पंप्स का प्रमोशन करना है, ठीक है ना, उसमें सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, ये सब गवर्नमेंट का दिलवाना। जैसे आपको पता है टाटा नेक्सॉन जो है तो वो 16 लाख की पड़ती है, पर गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है प्रमोट करने के लिए कि आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएँ, ताकि पेट्रोल, डीजल, ये जो पल्यूटिंग फ्यूल्स हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो इन सब मतलब आप इनका यूज़ कम करें, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आएँ। तो वो 16 लाख की व्हीकल 14 लाख से पड़ती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2 लाख दे रही थी एक टाइम तक, ठीक है, प्रमोशन के लिए। तो वैसे ही आपको भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर
यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को नॉर्मल कर सकता हूँ, वेरियस ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जैसे आप मान लीजिए एसडीएम है और आपके अंडर में कई सारे गांव आते हैं। अब उन गांव का आपने विजिट करा, ब्यौरा करा एक, तो आपने देखा कि औरतें गांव की अभी भी लकड़ियां कलेक्ट करके ला रही हैं, फायरवुड कलेक्ट करके ला रही हैं और उसी से ही चूल्हे से खाना बनाती हैं। अब आपने देख रखा है कि चूल्हे से खाना बनाना इतना मुश्किल काम है कि उसमें फूंक मारना, धुआं निकलना, तो कई सारी बीमारियां, रिसर्च और न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जान रहे होंगे कि कई सारी बीमारियां उस धुएं से हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत, लंग्स में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो उसमें इन्फेक्शंस होते हैं कई सारे, उसको टैकल करने के लिए आप क्या प्रमोट करेंगे कि क्लीन फ्यूल से गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना कि सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर वगैरह के लिए। तो इस तरीके से तो आप बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करें, अवेयरनेस जनरेट करेंगे क्लीन फ्यूल। तो अगर जब तक आपको एनर्जी सिनेरियो, क्या क्या एनर्जी के बारे में चीज़ें हैं जो सिलेबस में, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने सब डिवीजन के लिए। तो इसलिए ये चीज़ें हमको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, ये आपने स्वदेश देखी होगी सभी लोगों ने, है ना। शाहरुख जब फॉरेन से आता है तो क्या प्रॉब्लम देखता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कट होती है उसके एरिया में। तो ये गवर्नमेंट का तो नहीं, एक प्राइवेट बंदा ही रहता है, लेकिन ये क्या करता है, सामान खरीद के लाता है, गांव वालों की सबकी मदद से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मिनी लेवल पे, माइक्रो लेवल पे छोटा सा बनाता है, और जिसकी वजह से ये गांव की जो दादी हैं इनको पहली बार बिजली के दर्शन होते हैं, अपनी खुद की गांव की प्रोड्यूस की हुई बिजली। तो ये सब एनर्जी के बारे में जानना कि बेसिकली गांव वालों को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इसको पता रहता है कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। हम एक सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ेंगे, तो टेक्निकल इतना नहीं घुसना, पर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये सब सिलेबस में डाला गया है। ये मेरा पर्पस था आपको ये सब बताने का। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, पर उससे पहले बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होती है एनर्जी। एनर्जी क्या है? कॉमन पार्लेंस में हम लोग सब ये वर्ड दिन भर यूज करते हैं कि यार मैं कल ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, थक गया था। ठीक है, घर वाले बोलते हैं कि अच्छा खाना खाया करो तो एनर्जी रहेगी, तो दम से मेहनत करोगे, घंटों घंटों कुर्सियों पे बैठे रहोगे और पढ़ाई करोगे एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं आप सब लोग, और पढ़ना भी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। उसमें क्या बताते हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, कई सारे टर्म सुनते रहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, ये सारे एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी मीट करनी है, इंपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी सारा ऑयल, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हमारी जा रही है, उसमें पैसा देना बाहर वालों देशों को कि हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पर। आपको पता है ये फैक्ट कि 75% क्रूड ऑयल जो है, जो हम अभी यूज़ करते हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो पैसा देते हैं, हमारी इकोनॉमी डाउन होती है। ठीक है ना, वो पैसा और चीज़ों में काम आता है, डेवलपमेंट वर्क में, लेकिन इसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया एनर्जी इनसिक्योरिटी है ये, कल की डेट में बाहर वालों ने दाम बढ़ा दिए, सारी चीज़ें दिक्कतें होंगी। और एनर्जी ऐसा चीज़ है कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। शरीर में एनर्जी नहीं, खत्म है आदमी। गाड़ी में पेट्रोल एनर्जी का सोर्स है, वो नहीं तो इतनी बड़ी गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, वो गाड़ी बेकार है। तो एनर्जी जो है उसी चीज़ों से सब चीज़ें चल रही हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो ये माइक काम कर रहा है, ये लाइट जल रही है, ये बोर्ड काम कर रहा है। ठीक है, आप तक मतलब ऑनलाइन जो देख रहे हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच पा रही हैं। सब चीज़ों के पीछे क्या है? एनर्जी। तो इस दुनिया में हर चीज़ जो है तो वो एनर्जी है। ठीक है, और साइंटिफिक टर्म्स में देखेंगे तो एनर्जी क्या है, ये सब आपने बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड जी। ये डेफिनेशन रट लीजिए, अगर आता है व्हाट इज एनर्जी, सीधे ये डेफिनेशन छापनी है, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फाइन। कुछ एनर्जी के टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम सब ने पढ़ी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हम देख रहे हैं, थर्मल हीट, काइनेटिक कोई भी बॉडी जब मोशन में रहती है ना, जो मोशन में मूव कर रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोसेस करती है, वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी एक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन या फिर हाइट, इन सब चीज़ों के तहत एक पोटेंशियल डेवलप करके रखती है कि वो अगर किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहे तो वो हो सकती है। जैसे
ये एक हाइट है बिल्डिंग, ठीक, और यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है। तो ये स्टोन कुछ हर्ट कर पाएगा नहीं, ज़मीन पे पड़ा हुआ है नॉर्मल। पर ये पत्थर अगर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे किसी ने इसको लात मारी या धक्का दिया और ये नीचे गिरने लगा, तो ये क्या करेगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, तो यही पोटेंशियल एनर्जी अब मूवमेंट मोशन में आ गया, ग्रेविटी के कारण ये अंदर नीचे खिंचा रहा है नीचे की तरफ, तो ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गया। तो ये इस तरीके से इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कुछ प्रकार हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, लाइट एनर्जी है ना, थर्मल हीट एनर्जी, ऐसे। तो हम ये चीज़ जान चुके हैं कि एनर्जी मेक्स थिंग्स हैपन। कोई भी चीज़ जो यहाँ हो रही है धरती पे या यूनिवर्स में, इनफैक्ट कहना चाहिए, सब क्या है, एनर्जी। उसी के कारण ही सब चीज़ें चल रही हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सनलाइट की वजह से। एनर्जी इन फूड जो अपन खा रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़, फ्यूल पावर्स व्हीकल जो अपन ने अभी सब बातें करी, वही सब चीज़ें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन इन द बॉडी। जैसे क्रिकेट बॉल जब आती है तो दम लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए, बैट घुमाना पड़ता है कस के, क्योंकि वो बॉल एक एनर्जी प्रोसेस करती है, उस एनर्जी को फेस करना है। फिर जब हम मारते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, वो फिर मोशन पकड़ती है, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। देख लीजिए, स्टोन केप्ट एट ए हाइट फॉल्स डाउन, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, वही जो अपन ने बात करी थी अभी। अब ये ध्यान से सुनिएगा इसको, ये हम समझेंगे अभी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है आप सब ने, और फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा अभी, तो एक क्वेश्चन आएगा बहुत इंटरेस्टिंग सा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है ये, ठीक। ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, वही जो मैंने अभी बताया था। अच्छा, ऑन ए मैन लिखा हुआ है, ड्रॉपिंग ऑफ अ स्टोन फ्रॉम ए हाइट ऑन ए मैन। देखिए यहाँ पर था, ये पत्थर गिरा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी बदला। अब इसमें यह है कि एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो जब इसके सर में गिरेगा तो भाड़ से आवाज़ आएगी। तो क्या देखा अपन ने कि पहले से पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और ये जो आवाज़ आई ये क्या बदल गई, साउंड एनर्जी में, ठीक। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती गई, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से, और एनर्जी उतनी ही बनी रही। दूसरा, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। लाइट चली जाती है पर पढ़ाई तो करनी है, ठीक है ना, एग्जाम निकालना है, तो क्या है, कैंडल जला के पढ़ते हैं, मेहनती बच्चे हैं। तो जब कैंडल जलाते हैं तो उससे रोशनी आती है, लाइट एनर्जी। थोड़ा कैंडल के पास बैठिए थोड़ी देर, गर्मी भी लगने लगती है, हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो क्या है, जो केमिकल एनर्जी है कैंडल के अंदर, तो वो बर्न होके किस में बदल रही है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर मेरे को एक बात बताइए, जब एनर्जी कंजर्व ही रहनी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहनी है, तो फिर ये वर्ड एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी की कमी, ये सब सुनने में क्यों आता है भाई? एनर्जी तो उतनी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व्ड है, तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि यार एनर्जी की कमी हो गई, ये हो गई, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वो जो कैंडल की बात करी थी अभी, कैंडल बर्न होती है, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैंडल का जो केमिकल एनर्जी रहती है वैक्स के अंदर, और जो भी थोड़ा सा नीचे वो रेसिड्यू बचता है उसका। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी कहीं से ला के और वो जो रेसिड्यू बचा रहता है उन सबको मिला के हम वापस से वैक्स वाली केमिकल एनर्जी अटेंड कर लें, वापस से वैक्स बना डालें? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे ही जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक कंटेक्स्ट, एक रेफरेंस, एक डोमेन में लेके चीज़ों को पढ़ा जाता है, बेसिकली एक सिस्टम में पढ़ा जाता है। कैसे? जैसे एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर कंजर्व रहती है एनर्जी, पर हम सिस्टम कितना भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा सिस्टम जो होता है वो यूनिवर्स, यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो कंजर्व है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है।
लेकिन जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो कई सारी एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है, लॉस होती है। ऐसे फॉर्म में, अब वो लॉस नहीं है बेसिकली, पर ऐसे फॉर्म में जा रही है जिस जो हमारे यूजफुल नहीं है। अब तो हम लोग अपने पर्सपेक्टिव में क्या बोलते हैं कि भैया लॉस हो गया, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं रही। तो इसलिए जो एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी सिक्योरिटी का बारे में बात करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, पेट्रोल है, पेट्रोल डलवाया आपने, ये एनर्जी का सोर्स हो गया पेट्रोल, गाड़ी लेकर यहां तक आए, ठीक है, पेट्रोल खत्म होता है ना, हुआ खत्म, तो बोले यार गाड़ी में एनर्जी खत्म हो गई। शरीर में खाना डालते हैं, यूज करते हैं, और फिर वो फाइनली कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि एनर्जी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज हो रही है, जैसे हमने खाना खाया, अब हम मैकेनिकल, जैसे मैं मैकेनिकली मूव कर रहा हूँ, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मूवमेंट्स कर रहा हूँ, पर कई सारी एनर्जी लॉस में जा रही है, डिसिपेट में जा रही है, वो एनर्जी खर्च हो जा रही है। इसीलिए एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और इसी कारण से हमको एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट, अभी सिलेबस में देखा था ना अपन ने, ये जो टॉपिक्स एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट, इनके बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी को बचाना है या फिर एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कि कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट लेना है उस एनर्जी से। सब अपन बात करेंगे धीरे धीरे विद टाइम, ठीक है, जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली यहीं पर बताया गया कि बर्निंग कैंडल का एग्जांपल ले लीजिए, क्या आप वापस वैक्स पा सकते हैं केमिकल एनर्जी की? नहीं। तो ये है कि एनर्जी यूजेबल फॉर्म में डिसिपेट होती है सराउंडिंग्स में इन लेस यूजेबल फॉर्म, जो हमारे यूज की नहीं है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी वी डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दूसरी चीज, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि भाई एनर्जी जो है इस फॉर्म में है, पेट्रोल यूज कर लिया, कोयला जला लिया, बिजली निकाल ली, कोयला खत्म, वापिस वही कोयला नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब हमारी लाइफ स्टाइल देखिए आप, पुराना आदमी जो था, आदि मानव, कुछ नहीं, कपड़ा दे दो, कपड़ा भी नहीं दो, खाना दे दो, सरवाइव कर जाएगा बस, ठीक है। टूल्स वगैरह बना लिए जानवर से बचने के लिए, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ते ही चला गया, और आज 5 मिनट यहाँ लाइट चली जाए तो हल्ला गुल्ला होने लग जाता है, ठीक है। 5 मिनट आपका नेट वगैरह नहीं आए तो एकदम ऐसा पैनिक होने लग जाता है इंसान कि अरे क्या करूंगा बिना नेट के, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का सब चला रखा है, ठीक है। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं अरे मेरी पढ़ाई रुक गई। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, है ना। और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है उसका बैकअप, उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है, एनर्जी, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस लाइफ स्टाइल को हम जी रहे हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट हम लोग देख चुके हैं अभी, और आगे और डेवलप होता ही जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, इसके लिए बहुत एनर्जी लगने वाली है, एनर्जी लग चुकी है और बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है। मतलब डिमांड जो है एनर्जी की वो इंक्रीज होती जा रही है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिमिटेड है। पेट्रोल लिमिटेड है, ठीक है, जेब में पैसा भी लिमिटेड है पेट्रोल डलाने का, लेकिन जो पेट्रोल है वो लिमिटेड है। जिस कोयले को बर्न करके, कोल को बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो कोल लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन, ठीक है ना, तो जानेंगे ये सब चीज़ें लिमिटेड क्यों हैं, ये लिमिटेड है और एक दिन ये सब खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। हम लोग तो फिर भी यूज़ कर लेंगे इन चीज़ों को मज़े से, रेट बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स का क्या, ये सब कुछ सोचते हुए चलना पड़ेगा। और जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन बनेंगे तो यही सब सोच आपको इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस, इन सब की बातें करते हैं, वो यही कारण है। आप मतलब खुद सोचिए, मेरा ये क्वेश्चन आया था दिमाग में, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इमेजिन करिए लाइफ विदाउट एनर्जी, वापस कोई जाना चाहता है उस पुरातन काल में? विदाउट एनर्जी, ठीक है। ये कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, देखिए, जैसे कोल हो गया, विंड एनर्जी हो गई, यूरेनियम, जो यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है ना, ये सब धरती के अंदर मिलता है। ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही हम लोग पेट्रोल, वो गैसोलिन पेट्रोल को बोलते हैं, डीजल, एस्फाल्ट, ल्यूब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, ऐसे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सारे और भी है बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये मैं कुछ फोटोज लेकर आया हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा
एक क्या बोलते हैं इमेजिनेशन डेवलप हो एनर्जी को लेकर, और बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अब क्या है, एनर्जी के सोर्सेस को क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है। यूजेबिलिटी के उसमें कर रखा है कि मतलब आप यूज करते हो उसमें विभाजन कर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोर्सेज जो जो एनर्जी के हैं उनको किसी ना किसी आधार पर बांट रखा है। उसी एक आधार पे जो बांटेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल यूज के आधार पे, जो मैंने अभी बोला ना, क्या हो रहा है, एनर्जी सोर्सेस लिमिट हो रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा था, जैसे फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जो कन्वेंशनल, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से यूज करते हुए आ रहे हैं, पुराने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो और कुछ नहीं, डेड रिमेन्स हैं, किसके, ऑर्गेनिजम्स के। कौन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो धरती के अंदर दब गए। और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये चीज हुई थी। हीट, प्रेशर और टाइम एक फैक्टर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसके पूरे प्रोसेस में वो क्या बन गए आज, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिसे बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो वो चीजें क्या है, लिमिटेड हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर्स, हम लोगों की लाइफ ऑन एन एवरेज कितनी है, 60 to 65 ईयर्स, ठीक है। तो वो अभी हम लोग खोद के एग्जॉस्ट कर रहे हैं उन रिसोर्सेस को, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस, जिसके लिए हम लोग इनसिक्योर होते हैं कि एनर्जी क्राइसिस आने वाली है, ठीक है ना। तो जो हम लोग ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं सूरज की एनर्जी का यूज करा जाए, विंड की एनर्जी का यूज करा जाए, वाटर की एनर्जी का यूज करा जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा अंदर घुसते जाएंगे। आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था मेरे को कि ये एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, और अब आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर लिखने के लिए। और फिर इसीलिए हम इन एनर्जी सोर्सेज को क्लासीफाई करते जाएंगे। काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस हैं, मैं टर्म्स कुछ बोल देता हूँ, जैसे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल आपके सिलेबस में लिखा है, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सब सुना हुआ है आपका, उसको थोड़ा पढ़ेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज है ना, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पढ़ के फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा अपना। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी बस, फिर कल हम यहाँ से चालू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल यूज, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपको दिया जाएगा। मंडे से हम लोग लाइव क्लासेस आएंगे, क्लासेस के टाइमिंग्स रहेंगे शाम को 4 से 5:30। तो होपफुली इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एकदम जोश के साथ प्रिपेयर रहें, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको, आराम से पेशेंस रखिए, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट।